Good afternoon student, we are doing 11th standard history and today we will do 11th chapter path to modernization, मतलब modernization की तरफ कदम उठाना. So in this chapter we will read about the Japan and China. I have framed some important points of this chapter, so we continue. फर्स्टली पार्ट टू मॉडर्नाइजेशन में क्या होता है कि ईस्ट एशिया, जो ईस्ट एशिया होता है बिगिनिंग ऑफ 19th सेंचुरी डोमिनेटेड बाय चाइना किंग डायनेस्टी. 19th सेंचुरी की शुरुआत में ईस्ट एशिया पर चाइना का कंट्रोल होता है और किंग डायनेस्टी वहाँ पे राज कर रही होती है. जापान स्मॉल आइलैंड कंट्री इन आइसोलेशन, और जापान क्या है, स्मॉल आइलैंड कंट्री होती है, मतलब कुछ आइलैंड्स को मिला के वो कंट्री बनी है और वो आइसोलेशन मतलब सबसे अलग ही रह रही होती है, मतलब कि आइसोलेट होती है, सबसे अलग होती है. क्योंकि नाउ वी विल डू दिस इन मैप. सी दिस इन मैप. दिस इज अ चाइना, दिस इज अ वेरी वास्ट कंट्री एंड हेयर इज ए जापान. दिस इज ए स्मॉल आइलैंड, मतलब यहाँ पे आइलैंड्स है जापान के. तो दिस इज़ चाइना एंड दिस इज़ जापान. जापान तो बहुत चाइना क्या है, वास्ट कंट्री, और जापान क्या है, बहुत स्मॉल है. और ये आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन में रहता है, मतलब अकेला, मतलब बीच में यहाँ समुद्र वगैरह आ जाता है तो यहाँ पे लोग कम आते जाते थे उस समय. 19th सेंचुरी की शुरुआत की हम बात कर रहे हैं. नाउ सी रीड अबाउट द चाइना. आफ्टर फ्यू डिकेड्स, कुछ समय बाद क्या होता है, फ्यू डिकेड मतलब कुछ सालों बाद क्या होता है, शताब्दियों बाद, चाइना थ्रोन इन अ टर्मोइल, मतलब चाइना कुछ परेशानियों में घिस जाता है. अनेबल टू फेस कॉलोनियल चैलेंज, और कॉलोनियल जो चैलेंज होती है, जो उसकी कॉलोनियाँ वगैरह होता है उनको फेस करने के लिए अनेबल होता है. और एंड लॉस्ट पॉलिटिकल पावर, और अपनी पॉलिटिकल पावर को भी लॉस कर देता है, मतलब उसकी राजनीतिक शक्ति भी उसके हाथ से चली जाती है. अनेबल टू डू इफेक्टिवली रिफॉर्म्स एंड सिविल वॉर स्टार्टेड, ना तो वो कोई अपनी रिफॉर्म्स मतलब ना तो कोई सुधार कर पाता है अपने देश में, और जो सिविल वॉर चल रहे होते हैं उसकी कंट्री में तो उसको भी मतलब कि स्टॉप नहीं कर पाता वो. बट इन द सेकेंड हैंड जापान में क्या होता है, जापान इट बिकम सक्सेसफुल इन बिल्डिंग अ मॉडर्न स्टेट. लेकिन जापान इसी के साथ मतलब चाइना जहाँ पे पॉलिटिकल पावर अपनी खो देता है, वहाँ दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं, जापान जो है एक मॉडर्न स्टेट बन जाता है. इट इनकॉर्पोरेटेड ताइवान इन 1895 एंड कोरिया इन 1910 एंड क्रिएट इटसेल्फ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी एंड एस्टेब्लिश ए कॉलोनियल एम्पायर. कि वो 1895 में ताइवान को, 1910 में कोरिया को अपने साथ मिला लेता है. इससे क्या है, उसकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बढ़ जाती है और कॉलोनियल एम्पायर वो बन जाता है. इट डिफीट चाइना इन 1894 एंड रशिया इन 1905. 1894 में वो चाइना को हरा देता है और 1905 में वो रशिया को हरा देता है. नाउ सी लेटर, उसके बाद क्या होता है, चाइना फेस इमेंस डिफ़िकल्टी टू कॉप विद द मॉडर्न वर्ल्ड. अब जो मॉडर्न वर्ल्ड है, नया ज़माना है, तो चाइना को बहुत परेशानियां उठानी पड़ती है क्योंकि उसके पास पॉलिटिकल पावर नहीं होती है, तो उसे बहुत ज़्यादा परेशानियां उठानी पड़ती है. एंड रीबिल्ड नेशनल स्ट्रेंथ फ्री फ्रॉम वेस्टर्न एंड जापानी कंट्रोल. बट अपने आप को मतलब वापस पावरफुल बनाने के लिए इसको बहुत सारी इमेंस मतलब बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है. उन परेशानियों के होते हुए भी वो अपने आप को नेशनल स्ट्रेंथ मतलब अपनी पावर वापस वो रीबिल्ड कर लेता है, वापस पावरफुल बन जाता है. और जो वेस्टर्न और जापानीज कंट्रोल उसकी कंट्री पे हो जाते हैं उससे भी वो फ्री हो जाता है. नाउ द सेकेंड पॉइंट, चाइना स्टार्टेड चाइना स्टार्टेड रेवोल्यूशन फॉर रिमूविंग इनइक्वालिटी एंड रीबिल्डिंग देयर कंट्री. अपनी कंट्री को दोबारा से बिल्ड कर मतलब अपनी पावर को दोबारा से पाने के लिए वो क्या करता है, क्रांतियाँ शुरू कर देता है, जिससे कि वो इनइक्वालिटी जो उसके देश में चल रही होती है उसको ख़त्म कर सके. इन 1949 चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी गॉट विक्ट्रियस फ्रॉम सिविल वार. हमने क्या पढ़ा था, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में जब सिविल वार होते हैं तो चाइना उनको रोक नहीं सकता. तो 1949 में जब वो अपनी स्ट्रेंथ वापस पा लेता है तो उसमें कम्युनिस्ट पार्टी बनती है. कम्युनिस्ट पार्टी जो है सिविल वार को ख़त्म कर देती है, मतलब गॉट विक्ट्रियस फ्रॉम सिविल वार से वो जीत प्राप्त कर लेती है, सिविल वार को ख़त्म कर देती है. एंड दूसरे हैंड जापान में क्या होता है, जापान बिकम एन एडवांस इंडस्ट्रियल नेशन. जापान जो हमने पढ़ा था कि बहुत सक्सेसफुल मॉडर्न स्टेट बन जाती है, यहाँ पे इंडस्ट्रियल नेशन बन जाता है, मतलब बहुत सबसे आगे इंडस्ट्रीज़ में बढ़ जाता है ये. बट इट्स ड्राइव फ्रॉम
फोर एम्पायर लेड टू वॉर एंड डिफीटेड बाय एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस। लेकिन इसका जो लालच होता है कि वॉर के द्वारा अपने एम्पायर को बढ़ाना, उसके चक्कर में वह एंग्लो अमेरिकन फोर्सेस के द्वारा हार जाता है। बट इन 1970 में जापान रीबिल्ट इट्स इकोनॉमी एंड एमर्ज एज ए मेजर इकोनॉमिक पावर। मतलब कि 1970 में जापान वापस से अपनी इकोनॉमी को प्राप्त कर लेता है, मतलब वापस इकोनॉमिक क्षेत्र में आगे बढ़ जाता है और अपनी इकोनॉमिक पावर को मेजर बना लेता है। So student, in this chapter we will read about the China and Japan, how China and Japan become modernization. Okay, it's enough for today. Have a nice day.